लास्ट क्लास में ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। नीचे में सम पॉइंट्स में पहला नंबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। कोई एटम में जितना इलेक्ट्रॉन हो उसके बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन हो उसके बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। दूसरा नंबर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का दूसरा नाम होता है मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। क्या चीज से? कैपिटल ए से। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम। इन न्यूक्लियंस और न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस मतलब कोई एटम के सेंटर पे जो रहता है उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियंस मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियंस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं, और न्यूक्लियस मतलब इसको, इसका नाम हो गया न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम, या फिर इसी को तुम ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो, जैसे ये एक्स है, ये कोई एलिमेंट का सिंबल एज्यूम कर लिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट को एक्स एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो हमेशा इसके लेफ्ट साइड में नीचे में जो रहेगा ना वो एटॉमिक नंबर रहेगा और ऊपर में एटॉमिक मास रहेगा। ये आईयूपीएसी नोटेशन है। कभी भी अगर इस फॉर्म में लिखा रहे ना, नीचे में कुछ लिखा रहे ना ऊपर में कुछ लिखा रहे, तो नीचे वाले को समझना कि एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाले को क्या समझना कि एटॉमिक मास है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि कहीं लिखा हुआ है क्लोरीन 17 और ऊपर में 35, इसका मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और एटॉमिक मास कितना है 35। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसो मतलब हमेशा सेम, क्या होता है सेम, है ना। तो आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, दिमाग में रखना है। अच्छा, सेम एटॉमिक नंबर कब होगा? जब सेम एलिमेंट होगा। जाहिर सी बात है, सेम एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो आइसोटोप्स मतलब क्या दिमाग में रखना है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप्स, तो देखना होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर रहे से डिफरेंट एटॉमिक मास रहे उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे सच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass are called isotopes। पूरा लैंग्वेज नहीं याद करना, कंसेप्ट खाली दिमाग में रखना कि आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक मास, इतना बात दिमाग में रखना। इसको अंडरलाइन भी कर लेना जो कॉपी में लिखना, अच्छा रहेगा।
सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इसका एग्जाम्पल से समझो। जैसे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल में पहला नंबर। इसमें क्या देख रहे हैं कि सब सेम एलिमेंट का एटम है, एटॉमिक नंबर सब में सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। सेम एटॉमिक नंबर रहे, डिफरेंट एटॉमिक मास रहे, तो आइसोटोप्स बोलेंगे। अब इसका ना नेम दिमाग में रखना है, प्रोटियम। बहुत बार इस नेम से भी आ जाता है प्रोटियम, तो समझ जाना कि वैसा हाइड्रोजन का बात कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, इसका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इसका सिंबल होता है कैपिटल डी। और इसका ट्रीटियम, इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। तो बहुत जगह देखोगे D2O लिखा हुआ, मत टेंशन लेना, समझ जाना वैसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास कितना है? 2 है। एटॉमिक नंबर तो एक ही रहता है, एटॉमिक मास 2 हो गया, तो इसलिए ड्यूटेरियम। तो दिमाग में रखना ये आइसोटोप्स का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल जो हम इधर लिख रहे हैं, तुम लोग इसी के नीचे लिखोगे। ठीक है, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। हालांकि हम लोग जब एटॉमिक मास याद जो रखते हैं वो ये याद रखते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो दोगुना करो 34 और होता है 35.5, तो पुट करते हैं 35.5। लेकिन आइसोटोप्स ये तुमको दिया रहता है इस फॉर्मेट में, है ना, वो एवरेज एटॉमिक मास याद रखते हैं हम लोग। नॉर्मल अगर बोले तो ये क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे इसका नाम होता था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसी तरह इसका कुछ नाम नहीं है ऐसा स्पेशल, सिर्फ क्लोरीन, ये भी क्लोरीन ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइसोबार्स। आइसोटोप्स में क्या देखते थे? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। इसमें देखेंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एटॉमिक नंबर कब होगा? जब डिफरेंट एलिमेंट होगा, है ना। तो इसमें क्या दिमाग में रखेंगे? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो लिख लोगे सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but same atomic mass are called isobars। तो इसमें दिमाग में रखने योग्य बात यहां से, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, यहां तक दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो आइसोबार्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 3। तो क्या देख रहे हो? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास क्या है? सेम, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोबार्स हो जाएगा। जब भी ऐसा सिचुएशन है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, तो आइसोबार्स हो गया। अब देख, कोई कोई टेंशन लेना रहता है, सर हम तो हीलियम का याद किए हुए हैं कि एटॉमिक मास 4 होता है, हाइड्रोजन का याद किए हुए हैं कि एटॉमिक मास 1 होता है, तो कैसे पहचानेंगे कि 3? ये टेंशन लेने का चीज, ये तो दिया रहेगा ऑप्शन में ना, ऑप्शन में ही दिया रहेगा, तुम 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें तुमको पहचानना होगा कि कौन आइसोबार्स है। तो हम लोग से अगर कोई पूछेगा हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, तो 4 बोलेंगे। जो दिया रहेगा उसमें तुमको पहचानना है ना कि कौन पेयर आइसोबार्स है, तो उस केस में तो लिखा रहेगा, उससे पहचान लोगे तुम। ठीक है ना, एक और देख लो, दूसरा एग्जाम्पल इधर कर देते हैं। कार्बन 613, नाइट्रोजन 713। क्या देख रहे हैं? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
आइसोटोन्स। आइसो मतलब क्या बोलते हैं, सेम, क्या सेम, तो क्या सेम, आइसोटोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो वैसा पेयर जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। फिर से एक बार, वैसा पेयर जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। तो लिख लोगे, द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, याद रखना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका एग्जाम्पल, कार्बन 613, नाइट्रोजन 714। ठीक है, तो ये देखना है कि आइसोटोन्स है कि नहीं ये पेयर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एक छोटा सा बात दिमाग में रख लो, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। कैसे, तो एटॉमिक मास अभी क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसलिए इधर में नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, बच क्या जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, तो क्या निकालें, कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इसका हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो एटॉमिक मास कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास है 13 माइनस एटॉमिक नंबर है 6, कितना आ जाएगा 7, और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो एटॉमिक मास कितना है 14 माइनस एटॉमिक नंबर 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यही देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सेम है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोन्स है। तो कभी भी अगर चेक करना हो चार को ऑप्शन में कि आइसोटोन्स कौन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाएगा तो बोल देंगे कि आइसोटोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो मतलब क्या होता है भाई, हमेशा सेम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है, तो लिख लोगे, द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए, है ना, आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ठीक है भाई, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसी को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे N के ऊपर 3 माइनस, O के ऊपर 2 माइनस, F माइनस, नियोन, सोडियम, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, यही सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है ये देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा ना, पिछले वाले में क्या चेक कर रहे थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि किसके बराबर था, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर था। यहाँ पे तुमको क्या चेक करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, थोड़ा शांत होकर सुनना, अच्छे से सुनना थोड़ा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, एटम के लिए ध्यान रखना, एटम के लिए, लेकिन ये आयन है ना 3, N3 माइनस है। एटॉमिक नंबर 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, मतलब 7 को निगेटिव चार्ज है, और 3 माइनस मतलब 3 को और निगेटिव चार्ज आ गया, कुछ समझ रहे हो, 7 को निगेटिव चार्ज है और 3 को निगेटिव चार्ज आ गया, और तो कितना हो गया, 10 को निगेटिव चार्ज हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका कितना हो जाएगा 10। प्लीज रटना नहीं है जी, सोचना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8, मतलब 8 को इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 को निगेटिव चार्ज है,
और 2 को और निगेटिव चार्ज आ गया, 8 को निगेटिव चार्ज है, 2 को और आ गया तो कितना हो गया 10, तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। F माइनस का फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9, एक को माइनस चार्ज आ गया तो कितना हो गया 10। नियोन इसका तो ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 10, ये 8 में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10। Na प्लस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 को इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 को निगेटिव चार्ज है और एक को प्लस चार्ज आ गया। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा एक को निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल बना देगा, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो 11 को पहले है लेकिन एक को प्लस चार्ज आया तो एक को माइनस को खत्म कर देगा, तो 10 को ना बचेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। Mg2 प्लस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12, 12 को निगेटिव चार्ज है लेकिन 2 को पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 2 को निगेटिव को खत्म कर देगा, तो 10 को निगेटिव चार्ज बचेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। उसी तरह Al3 प्लस का भी कितना आ जाएगा 10, तो सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10 है। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, इसलिए नहीं कि सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, इसलिए कि सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर 8 भी रहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका तभी भी सेम हो जाता। कोई ऐसा पेयर है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आ जाए तो सेम, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोडेफर्स। आइसोडेफर्स क्या होता है? सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आइसो मतलब सेम, डेफर्स मतलब डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी को तुम A-2Z वैल्यू भी बोल सकते हो। कैसे A-2Z वैल्यू बोल सकते हो? ए मतलब कथी जानते हो तुम? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। अब -2Z मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब -2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बच जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ही A-2Z वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोडेफर्स मतलब क्या दिमाग में रखोगे? सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज सेम A-2Z वैल्यू। तो लिख लोगे द स्पेसीज हैविंग सेम डिफरेंस इन number of proton and neutron that is same A-2Z वैल्यू। ये 2 है, ये Z है। A-2Z वैल्यू आर कॉल्ड आइसोडेफर्स। याद क्या रखना है इसमें? सेम A-2Z वैल्यू। अरे डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ही तो सेम A-2Z वैल्यू बोलते हैं, तो सीधे हम लोग को तो पहचानने के लिए बोलेगा कि आइसोडेफर्स कैसे पहचानोगे, तो उसमें देखना है कि सेम A-2Z वैल्यू। A मतलब एटॉमिक मास, Z मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो। यूरेनियम को बोलते हैं ई 92, ई 235, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235। TH थोरियम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थोरियम। इसका एटॉमिक नंबर 90, इसका एटॉमिक मास 231। खैर इतना तुमको याद वाद नहीं करना है, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब दे के तुमको बोले हुआ है कि बताओ ये आइसोडेफर्स है कि नहीं। तो आइसोडेफर्स चेक करने के लिए क्या देखते हैं? डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मतलब A-2Z वैल्यू। तो इसका अगर A-2Z वैल्यू देखोगे, ए कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 235, अब -2Z तो 2 2 4, 2 9 18, जब घटाओगे तो 51 आएगा। इसका अगर तुम A-2Z वैल्यू देखोगे, इसका एटॉमिक मास 231, अब -2Z 290, 2 इंटू 90 180 हो गया, ये भी 51। तो A-2Z वैल्यू दोनों का क्या आ गया? सेम। A-2Z वैल्यू सेम मतलब क्या हो गया? आइसोडेफर्स। ऐसे पहचानते हैं, ठीक है।
ये कुछ पॉइंट्स सब हो गया जो सम पॉइंट्स में हम लोग पढ़े। क्या क्या हो गया? तो पहला नंबर एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास, तीसरा आइसोटोप्स, फिर आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोडाइफर्स। सब टर्म सब अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखो, मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। इसके लिए अभी अभी बताए हैं कि एटम के लिए अगर देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये भी एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। अभी तो लिखे हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कोई भी एटम के लिए अगर देखना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सीधा एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के बराबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम किसके लिए बताएं? ध्यान में रखना, एटम के लिए बताएं। अगर आयंस के लिए देखना है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग आ जाएगा। देखो, जो लेना या देना करते हैं वो इलेक्ट्रॉन का करते हैं, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है और भी ऑर्बिट रहेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन का जो लेना देना होता है वो इलेक्ट्रॉन का करते हैं, कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं करते हैं। तो अगर आयन बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजिंग होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा कभी, ध्यान रखना। जैसे कोई सैलून में जाते हो तो अगर मान लो कि बहुत महंगा सैलून में जाओगे तो थोड़ा क्या करेगा, मान लो बाल उल काट देगा, थोड़ा अच्छे से एकदम काट उठ के पूरा साफ सुथ करके अच्छे से इसमें सेविंग वूविंग कर उड़ के फेयर लवली वगैरह लगा देगा, चमका देगा धर के बाहर से। लेकिन ये नहीं कि अंदर से कि तंका दिमाग हिलल है इसका, दिमाग तंका अच्छे जगह पे कर देते हैं खोल के इसको, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर में है तो इसको सजा धजा कर सकते हो, इसको कैसे सजा धजा करोगे ये अंदर वाला चीज को? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आयन के लिए, एटम के लिए तो देखो यही चीज है, आयन के लिए बता रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग होगा। और क्या चेंजिंग होगा? तो जैसे मान लो कि एटम के लिए जितना इलेक्ट्रॉन है, और अगर आयन में एनायन होता है माइनस चार्ज, केटायन प्लस चार्ज, तो अगर एनायन बना था इलेक्ट्रॉन और आया तो जुड़ जाएगा, केटायन बना था इलेक्ट्रॉन गया मतलब घट जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, पहले दो पार्ट देख लो, अगर खूब अच्छे से आ रहा है तब भी देख लो, सुन लो, ठीक, उसके बाद फिर लिख लेना, अगला वाला बना लेना। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एटम, इसका ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम का एटम है तो नॉर्मल बात एकदम, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है? 7, तो हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं दिए हुआ है तो हम लोग जो याद किए हुए वो लेंगे। हम लोग क्या याद किए हुए? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दोगुना करो 14, तो एटॉमिक मास 14 होता है, माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। तो एक भी कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड नंबर, उसके बाद तुम लोग अपने से बनाना। ठीक है, कैल्शियम आयन, देखो एटम है तो नॉर्मली स्टार्ट हो जाओ। ठीक, आयन रहे तो तुम क्या करो, पहले सबसे पहले कैल्शियम लिख लो। ठीक, उसके बाद कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20, तो 20 तक रहे तो K11 में ही कर लेना चाहिए। तो 2 फिर 8 10 हो गया, फिर 8 18 हो गया, लास्ट में 2 आया। और जब लास्ट में 2 आता है तो क्या करते हैं? ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको दे ही देते हैं। तो दे देना, जब देखो इलेक्ट्रॉन लेते हो तो माइनस, इलेक्ट्रॉन देते हो तो प्लस, तो ये 2 दे देते हैं ताकि 8 बचा रहे तो ऑक्टेट हो, तो ये 2 दे देना मतलब इस पे कथी 2 प्लस, ये हो गया। ठीक है,
ये पहले जरूरी है तुमको लिखना, कैल्शियम अगर कोई भी आयन रहे तब, तो ये लिख दिए। अब देखो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 20, लेकिन ये एटम रहता तब ना 20 लिख देते हैं, ये आयन है। चलो ठीक है, अब ऐसे सोचेंगे कि 20, तो इलेक्ट्रॉन 20 है, मतलब निगेटिव चार्ज 20 है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो 20 को निगेटिव चार्ज है, और +2 मतलब 2 को आ गया, तो 2 को निगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा, तो कितना बच जाएगा 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें तो कुछ इधर उधर होगा नहीं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, दुगुना कर दो 40, तो एटॉमिक मास 40 होता है, और माइनस एटॉमिक नंबर 20, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करो तुम लोग, पॉज करके अपने से बना लो आगे का, उसके बाद इधर से मिला लेना सही है कि गलत है। ठीक ठीक है, तुम लोग पॉज करके पहले बना लोगे तभी देखोगे अच्छा रहेगा, ऐसे ही छाप छुप करके क्या फायदा होगा जी, है ना। देखो ऑक्सीजन आयन है, तो क्या करेंगे ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, तो पहले 2 फिर 6, लास्ट में 6 है तो क्या करेंगे 2 ले लेंगे, 4 से ज़्यादा रहता है तो क्या करते हैं ले लेते हैं ऑक्टेट पुराने के लिए, 4 से कम रहता है तो दे देते हैं। तो इसमें क्या था, लास्ट में 2 आ रहा था तो दे दिए थे, लेकिन इसमें 6 आ रहा है, 4 से ज़्यादा है तो ऑक्टेट पुराने के लिए ले लेंगे, कितना लेंगे तो 8 हो जाएगा 2, तो 2 माइनस उसमें दे रहे थे तो प्लस, इसमें ले रहे हैं ऑक्टेट पुराने के लिए, तो 2 माइनस। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस है तो 2 को और आ गया तो कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें तो कुछ इधर उधर होगा नहीं, सीधे एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8, ये हो गया 8। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुम लोग नीचे ही में लिखते रहना, हम इधर लिख रहे हैं। 4 नंबर में नाइट्रोजन आयन, सबसे पहले क्या करना नाइट्रोजन लिख देना। अब इसका एटॉमिक नंबर 7, तो पहले 2 फिर 5, तो लास्ट में 5 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या ले लें 3 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो क्या कर लेंगे 3 लेना है तो इलेक्ट्रॉन लेना देना करते हैं ना, 3 लेना है तो 3 माइनस ये। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 7, मतलब 7 को है और 3 को और आ गया तो कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास इसका 14 माइनस एटॉमिक नंबर 7, तो ये हो गया। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, आयन है ना, सॉरी एटम है ना, सोडियम एटम। इसमें ऐसा मत कुछ कर देना यार, एटम रहे तो नॉर्मली बनाना है, आयन के केस में इस तरह से करना है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, इसका एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास 11, एटॉमिक नंबर दोगुना करो 22 होता है कितना 23, तो एटॉमिक मास 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लिए इसका। अब इससे रिलेटेड अभी तक जो भी पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं कि यही टॉपिक से रिलेटेड, अभी तक जो भी पढ़े हैं स्टार्टिंग से एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख लोगे इसी के नीचे। जो फेयर कॉपी में लिख रहे हो, जो रफ में लिख रहे हो तो जहाँ मन करे लिखो, ना मन करे ना लिखो, है अपने ऊपर है, लेकिन जो फेयर कॉपी में लिख रहे हो इसी के नीचे एनसीईआरटी का लिख लोगे एक्सरसाइज। एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर मिलेगा, उसका सीधे एक्सरसाइज में जाना है, और 1 से 4 और 35 से 44, 35 से 44 इतना क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। अभी क्वेश्चन कहाँ बनाना है, तो फेयर कॉपी में नहीं बनाना है, रफ कॉपी में बनाना है। ये बस लिख लिए कि इससे पता चले कि हाँ इतना तक पढ़ने के बाद इतना क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सब बन ही जाए, हो सकता है डाउट भी हो तो फिर पूछना है डाउट, ठीक है ना, इतना लेकिन बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वेव। क्या नाम है वेव। तो वेव क्या है ना,
तो वेव ना एक मेथड है जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। वेव एक मेथड है जिससे एनर्जी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो लिखोगे द वेव इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम one place to another place without transferring the matter, without transferring the matter। मैटर ट्रांसफरिंग, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे कहीं पे पानी अगर भरा रहेगा थोड़ा, ठीक, जैसे बाल्टी में पानी भर लो और उसमें हाथ से एक बार जोर से इसे छपाक करो, क्या होगा, देखते होगे इस तरह से करता है, लहर बनता होगा। उसी को कथी बोलते हैं, वेव बोलते हैं, कि वो एनर्जी ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। मैटर ट्रांसफर नहीं करता है, क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, वेव इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट में आता है, आगे भी बढ़ता रहेगा, इतना पे हम रोक दे रहे हैं, इसी फॉर्मेट में आता है। ये जो ग्राफ है इस साइन थीटा का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में सुने होंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है, इसी फॉर्मेट में वेव आता है, इसीलिए बहुत जगह लिखा रहेगा साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव क्यों लिखा रहता है, क्योंकि साइन थीटा के फॉर्म में इसका ग्राफ आता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में वेव आता है, इतना ही पे नहीं रुक जाता है, आगे भी ऐसे बढ़ते चला जाएगा, जितना जोर से मारोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, है ना, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। फिर बोलो इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, इसको ट्रफ, इसको क्रेस्ट, फिर जो नीचे वाला आएगा ट्रफ, इस तरह से होता है। तो वेव जो बनता है ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक, चलो अब इससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है वो देखना है। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू क्या, वेव, सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव। पहला नंबर जो टर्म्स है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या चीज को पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं। वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ क्या होता है, तो देखो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट एकदम अड़ोसी पड़ोसी है ना, इसको कंजेक्यूटिव क्रेस्ट बोलते हैं। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, कंजेक्यूटिव क्रेस्ट हो जाएगा, ये कंजेक्यूटिव ट्रफ हो जाएगा। तो कंजेक्यूटिव क्रेस्ट या कंजेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, दिमाग में रखना है। कंजेक्यूटिव क्रेस्ट और या कंजेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है भाई, दो कंजेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट तो जनरली मीटर ही होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कभी कभी एंगस्ट्रॉम में भी दिया रहता है वैल्यू, तो एंगस्ट्रॉम में अगर दिया रहे तो उसको मीटर में करना होगा, तो क्या करोगे, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पे पावर -10 मीटर, याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10 पे पावर -10 मीटर। अगर कभी भी एंगस्ट्रॉम में दिया रहे तो उसको मीटर में करना हो तो कर लोगे, 10 पे पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दूसरा नंबर टर्म देखते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। क्या चीज डिनोट करते हैं, v से। अब वेलोसिटी क्या होता है, तो एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वेव के द्वारा उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। एक बार और, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वेव के द्वारा उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। लैंग्वेज में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो लिख लेते हैं
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, एस मतलब सेकेंड, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। अब बात है कि ऑसिलेशन क्या होता है, समझो। देखो, यहां से यहां तक आया तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। फिर देखो, जैसा यहां से यहां तक आया वैसा ही फिर ये है, वैसा ही फिर आगे भी होता जाएगा। तो इसको कर क्या बोल दिए? एक ऑसिलेशन बोल दिए इतना को। फिर ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया, ऐसे करके ऑसिलेशन ये होता है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। तो लिख लेंगे, द टाइम टेकन बाय द वेव in one complete oscillation, one complete oscillation is called time period। तो दिमाग में रखोगे, टर्म सब बहुत जरूरी होता है दिमाग में रखना। कोई कोई लिख लेता है कॉपी में, वो सोचता है हो गया, ना ना, ऐसा नहीं है। बहुत जरूरी होता है उसको अच्छे से दिमाग में रखना। कोई पूछे वेवलेंथ क्या होता है, हाँ पढ़े हुए हैं, लिखे भी हुए हैं और बता नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब है? तो पढ़ना, लिखना, उसके बाद दिमाग में कर लेना, तब जाके अच्छा रहता है। और उसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिमाग में एक बार कर लिए तो हमेशा याद रहेगा। रिवीजन करते रहना, ये अच्छा रहता है। तो कोई पूछे तो ये बता सके कि दो कंजेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसे क्लियर कट बोल सके तब अच्छा रहता है। तो इस तरह का नहीं कि बस देख लिए वीडियो, लिख भी लिए और याद नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उस तरह का पढ़ाई का। मतलब ये कि जब हम पढ़े, सुने कि ये चीज़ याद करना है, तो फिर याद किए उसको अच्छे से, फिर कोई पूछे तो बता सकें, ये चीज़ रहना चाहिए। अब देखो, तुम जानते होगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? तो यहाँ पे अगर तुम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, यहाँ पे वेव के केस में अगर तुम स्पीड बोलोगे तो वेलोसिटी को मान रहे हैं, वेलोसिटी को एज्यूम कर रहे हैं। हालांकि एक्चुअल में स्पीड और वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस है, वो पढ़े होगे तुम, लेकिन यहाँ पे वेव के फॉर्म में वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो भी ले लेते हैं, स्मॉल भी। डिस्टेंस वेव के फॉर्म में तो लैम्डा, वेवलेंथ ना, तो लैम्डा। और टाइम पीरियड को टी मान रहे हैं, तो हम लोग अभी टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, मतलब टी को अकेले कर देते हैं। तो टी को इधर लाओ, तो टी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई भी हो जाएगा। टी इक्वल टू लैम्डा बाई भी हो जाएगा। तो दिमाग में रखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई भी, जिसमें लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और भी क्या है? वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड, है ना? क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। चलो 4 नंबर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं म्यू, ये म्यू, म्यू, ये म्यू, ठीक ना? एक म्यू ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इससे डिनोट करते हैं, इस म्यू से, ठीक है? दिमाग में रखना। चलो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन वेव के द्वारा कंप्लीट हो उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर से एक बार, एक सेकेंड में जो वेव के द्वारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे एक सेकेंड में मान लो ऐसे ऐसे करता है ना, तो ये जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। जैसे सुनते होगे रेडियो मिर्ची का फ्रीक्वेंसी 98.3 है ना?
तो एक सेकेंड में 98.3 मतलब 98 बार पूरा इस टाइप से ऐसे ऐसे करके 98 बार पूरा, और 0.3 अगर यहां तक जाएगा तो हाफ हो गया था, इसे तो पीछे तक रह गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही, एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो। तो लिख लेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by wave in 1 second is called, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब यहाँ पे मान लिए कि टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, टी सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, एक ऑसिलेशन। तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1/t ऑसिलेशन होगा ना, 1/t ऑसिलेशन होगा। और तुम लोग जानते हो कि एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू 1/t, म्यू इज इक्वल टू 1/t। अभी देखे हो t इज इक्वल टू लैम्डा बाई भी, तो यहाँ पे 1/t है, तो लैम्डा बाई भी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा। ये दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला 1/t, दूसरा v बाई लैम्डा। बोलने को दो है, अगर समझ के याद करेंगे तो एक ही है 1/t, और टाइम पीरियड लैम्डा बाई भी, तो इसका क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, ये सीधे पार्टिकल्स के लिए है कि म्यू इक्वल टू 1/t v बाई लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट के केस में थोड़ा सा अलग इसका कहानी है, तो देखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी सुनना तो क्या दिल में लाना, लाइट। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में म्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। क्या होता है, c बाई लैम्डा। वहां पे v बाई लैम्डा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v के जगह पे c आ जाएगा, अरे स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। वहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। द म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, वेयर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तुम लोग जानते होगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला। एक तो 1/t, दूसरा उसका अगर उल्टा कर देंगे, t का याद किए तो लैम्डा बाई भी, तो इसका उल्टा करेंगे तो v बाई लैम्डा। और तीसरा लाइट के लिए अगर कभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना हो तो c बाई लैम्डा, c स्पीड ऑफ लाइट होता है, उसका वैल्यू देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 1/t ना, तो टाइम पीरियड का सेकंड, तो नीचे में सेकंड रहेगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ओए, सेकंड इनवर्स या hz, हर्ट्ज है ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट बोल दोगे सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। क्लियर। नेक्स्ट, अभी हम लोग 4 नंबर देख लिए ना, 5 नंबर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ए से। देखो भाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो ये वेव है, ये हाइट ऑफ क्रेस्ट हो गया ना यहां से, ये डेप्थ ऑफ ट्रफ हो गया ना। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछे एम्पलीट्यूड क्या है, तो क्या बोलोगे, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो लिख लोगे द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड का यूनिट तो जाहिर सी बात है हाइट मतलब डिस्टेंस, तो यूनिट मीटर। नेक्स्ट, वेव नंबर,
वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? म्यू बार से। वेव नंबर क्या होता है? तो यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा उसी को वेव नंबर बोलेंगे। फिर से एक बार, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा उसी को वेव नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यूनिट लेंथ इतना मान लिए है, कितना भी उससे नहीं मतलब है, यूनिट लेंथ इतना मान लिए, तो इतना दूर में जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा ना उसी को क्या बोलेंगे? वेव नंबर बोलेंगे। लिख लोगे, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, अच्छा, वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं। म्यू सीधे रहे तो फ्रीक्वेंसी, म्यू बार रहे तो वेव नंबर। तो म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, अच्छा, इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो लैम्डा का यूनिट मीटर, तो वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। ये कुछ टर्म्स हो गया जो वेव से रिलेटेड है, तो अच्छे से दिमाग में रखना है सबको। पहले सम पॉइंट्स पर है, उसमें कुछ पॉइंट्स सब पर है, वो सबको भी एकदम अच्छे से, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। सब टर्म सब भी पता रहना चाहिए, फार्मूला भी पता रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि लैंग्वेज में, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ के पैटर्न पता रहना चाहिए। जैसे कोई पूछे ना कि टाइम पीरियड क्या होता है तो क्लियर कट बोले, है ना, कि एक ऑसिलेशन, वेव के द्वारा एक ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तुम ऐसे बोल लो या फिर लैंग्वेज में बोल लो, द टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जरूरी है समझ के रखना, ठीक। और 3 फार्मूला पे फोकस करना है। एक टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई भी, दूसरा फ्रिक्वेंसी म्यू, म्यू का 3 फार्मूला है, 1/t, v बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा, ये हो गया। और एक वेव नंबर मतलब म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये तीनों से क्वेश्चन आएगा। अब फिर कोई बच्चा याद नहीं किए रहेगा, अगला लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी है कि अच्छे से याद रहे। खाली लेक्चर देख लेने से, लिखने से नहीं होता है जी, उसको अच्छे से याद करना है, फ्रेम बनाना है, पीछे का रिवीजन करते रहना है, तब देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।